हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक एंड आई एम सो हैप्पी यार, आपका सिलेबस कवर हो गया। अब मेरे दिल को चैन मिल गया अब थोड़ा सा, बिकॉज इट वाज सो हैक्टिक फॉर मी टू प्रिपेयर नोट्स, बिकॉज नोट्स बनाने में इतना टाइम जाता है, टेक्स्ट बुक्स को देखना पड़ता है, यू हैव टू सर्च फॉर ऑनलाइन मटेरियल एज वेल जब तक आपको पूरा कंटेंट कवर ना हो जाए अच्छे से। एंड हियर इट इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड नोट्स आपके सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन बी एड सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज द लास्ट वीडियो एंड आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम देंगे एंड प्रिपेयर वेल। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप वीडियो को पूरा देखें। इट इज़ बिकॉज नोट्स में ना मैं सारा कुछ नहीं लिखती हूँ, स्पेशली जब बहुत बड़ी बड़ी लेंदी डेफिनेशन होती है ना तो वो मैं नहीं लिखती हूँ। इट इज़ बिकॉज वो मैं बोल के बताऊँगी आपको। अगर मैं हर एक चीज़ लिखने बैठ गई तो मुझे एक नोट बनाने में ही बहुत देर लग जाएगी। तो अभी मुझे बनाने में ही तकरीबन 1 घंटा लगता है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या उससे भी 1.5 घंटा। अगर मैं एक एक चीज़ लिखने बैठ गई तो इट विल बी वेरी लेंथी। सो इट इज़ एडवाइज्ड टू ऑल ऑफ यू कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज जो चीज़ नोट में नहीं लिखी होती वो मैं बोल के आपको बताती हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को सारा देखना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप न्यू नहीं भी हैं फिर भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा इट मीन्स you are disloyal to this channel and to your teacher as well, because I am someone who put a lot of effort। और मैं अगर आपकी वीडियो बना रही हूँ तो I will be putting 100% effort और मेरी चीज़ accurate होगी, गलत बिल्कुल भी नहीं होगी। That what guarantee I give to you। and अगर आप सब्सक्राइब कर लो इट इज़ बिकॉज वो मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है, बिकॉज नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है एंड यू नो दैट। और इतनी देर वीडियो में बोलना इट इज़ रियली एनर्जी आपकी पूरी लूज हो जाती है, आपकी ख़त्म हो जाती है एनर्जी इस स्टेज में, कि बिकॉज आपको लगातार बोलना होता है एंड आपको वही एनर्जी मेंटेन रखनी होती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द लास्ट। तो अगर आप मेरे एफर्ट्स के अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिट 4 का सी पार्ट है एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल पीस। सो स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से, और ये डेफिनेशन किसने दी है? यूनेस्को ने। UNESCO यूनेस्को ने बोला है, सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन। ये नोट में गिवन नहीं है इसलिए आपको सुनना पड़ेगा, ओके। सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन इट is in the minds of men that defenses of peace must be constructed। तो यूनेस्को कहता है अगर लड़ाइयाँ इंसान के दिमाग में सबसे पहले शुरू होती हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में विचार आता है कि ओके दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग टू मी, अब मैं इसका बदला लूँगी, ठीक है। तो अगर लड़ाइयाँ दिमाग से शुरू होती हैं तो यूनेस्को कहता है कि पीस जो है आपकी अमन और शांति की इच्छा भी दिमाग से ही क्रिएट होती है। अगर जंग दिमाग में है तो शांति भी दिमाग में है। कितनी सुंदर डेफिनेशन है यूनेस्को की। सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड ऑफ मेन इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट डिफेंसेस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। क्या डेफिनेशन है यूनेस्को, वंडरफुल। तो ये डेफिनेशन आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इन योर इंट्रोडक्शन, बड़ी ही इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन बन जाएगी, आई स्वेयर। ओके सर, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? तो ये इसका मतलब है कि क्रिएट करना वर्ल्ड सोसाइटी। हम सोसाइटी की बात करते हैं जब हम मिनी सोसाइटी की बात करते हैं, जिस मोहल्ले में गली मोहल्ले में आप रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम एक वर्ल्ड को सोसाइटी की तरह देख रहे हैं। हम ग्लोबल विलेज भी कहते हैं, कई बारी ग्लोबल सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी कह के भी हम देश को या दुनिया को संबोधित करते हैं। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? वर्ल्ड सोसाइटी क्रिएट करना ताकि जिसमें सर्वाइवल होता है हमारा वो डिपेंड करे मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड रिलीफ फ्रॉम वॉर। तो जो हमारे वर्ल्ड सोसाइटी है उसमें कोई वॉर ना हो, उसमें पीस और रिलीफ हो। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वेरी फेमस पर्सनालिटी, ये सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। 2 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो जॉन डेवी की, एक एस राधाकृष्णन की भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यूनेस्को की अभी जो मैंने बताई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तो होती ही होती है। पर्सनालिटी में से जॉन डेवी और राधाकृष्णन जी बड़े ही पॉपुलर
स्कॉलर्स की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, और ये कहते हैं लर्निंग टू लिव इन अ वर्ल्ड कम्युनिटी। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप सीखते हैं कि मुझे दुनिया में कैसे रहना है। क्या डेफिनेशन है वो? सो डॉक्टर एच सी लुइस क्या कहते हैं? अबिलिटी टू ऑब्जर्व क्रिटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली द कंडक्ट ऑफ मैन एवरीवेयर टू ईच अदर। ठीक है, तो डॉक्टर एच सी लुइस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्रिटिकली और ऑब्जेक्टिवली हम जब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं। ठीक है, हाउ वी कंडक्ट ऑफ मैन एवरीवेयर टू ईच अदर। ठीक है, लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा कंडक्ट है। कंडक्ट मतलब कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, उठना बैठना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंडक्ट ऑफ मैन एवरीवेयर टू ईच अदर। फिर क्या होता है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग लिविंग टुगेदर इन पीस विद वन अनदर एज गुड नेबर्स द वे ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि आप जब समाज में बड़े पीसफुल वे में रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं, लड़ाई झगड़ा फालतू का नहीं होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नॉर्मल, ठीक है, लेकिन आपको कोई इररेलेवेंट रीजन नहीं है वो। ठीक है, मन में आया आज तो कुछ तूफानी करते हैं और लड़ पड़े, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ द मैटर इज वेरी सेंसिटिव, लड़ना जायज है। ठीक है, और अगर कहते हैं ना, अगर बात जरूरी है तो रिश्ता छोड़ दो, अगर रिश्ता जरूरी है तो बात छोड़ दो। कितनी डीपर चीज है ये, लेकिन ये समझने की बात है कि अगर रिश्ता जरूरी है ना तो बात क्या हुई थी उसे भूल जाओ। अगर बात जरूरी है तो रिश्ते को तोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपके लिए बात जरूरी है तो रिश्ता जाने दो, अगर रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो, गुस्सा छोड़ो, ईगो छोड़ो, सेव द रिलेशनशिप। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर चीज की बात हो रही है, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लव, योर कम्युनिटी, हर जगह, योर नेशनल लेवल पे भी ये बात होती है। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, इट मीन्स टू लिविंग टुगेदर विथ पीस। लाइफ स्किल, अगर आप लाइफ स्किल एक ना सब्जेक्ट है, लाइफ स्किल करके एक सब्जेक्ट है जो मैंने बीएड के 4th सेमेस्टर में लिया था। आपके बीएड के 4th सेमेस्टर में आके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से लाइफ स्किल इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? बिकॉज उसमें ना 10 स्किल्स गिवन है WHO के द्वारा, और वो 10 स्किल्स के ऊपर ही वो सब्जेक्ट है कि आपको देश और दुनिया में कैसे रहना है। और उसमें से एक टॉपिक आता है, उसमें से एक स्किल है लिविंग टुगेदर। ठीक है, लिविंग टुगेदर ऐसे करके है। उसमें 10 स्किल्स है, एम्पथी हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कोपिंग विद इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, ऐसे ऐसे करके आपके 10 स्किल्स हैं जो WHO के द्वारा गिवन है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि लाइफ स्किल जैसे सब्जेक्ट ना हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और ग्लोबल पीस को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? क्या है? जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सिद्धांतों की, कि ये चीज तो मैंडेटरी है, ठीक है, ये चीज तो होनी ही चाहिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में। पहला है इंटरनेशनल डायमेंशन। इंटरनेशनल डायमेंशन का मतलब है कि हम किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं, कितने डायमेंशंस में हम सोचते हैं, कितने डायमेंशंस में हम काम करते हैं, तो ये हर चीज में है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल डायमेंशन। अब इंटरनेशनल डायमेंशन का मतलब है कि जब आपका हर एक एक्शन इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट क्या डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, उसका क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट नहीं होगा? होगा। अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। क्या होगा? आपका डाटा देखा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सर्वे होते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो ये बताते हैं कि कितने कंट्री के लोग कितना इंटरनेट यूज करते हैं, कितनी सोशल साइट्स चलाते हैं, क्या काम करते हैं, कितने बजे पोस्ट करते हैं। ये सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो आपका इंटरनेशनल डायमेंशन की तरफ सोचना इज अ गुड थिंग। आपको पता चलता है कि आपके हर एक एक्शन का इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट ऑल। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल। ठीक है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और मैं कहती हूँ कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। इज्जत आपके व्यवहार की वजह से होती है, बिहेवियर की वजह से होती है, ना कि एज की वजह से। ठीक है, अगर आप बूढ़े हैं, ठीक है, आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपको तमीज से बात करनी नहीं आती, डोंट एक्सपेक्ट दैट कि सामने वाला भी आपसे तमीज से बात करेगा। ठीक है, हाँ, आप तमीज से बात कर सकते हो अगर आपके संस्कारों में वो टॉलरेंस है।
लेकिन आजकल के बच्चे टॉलरेंस नहीं है उनमें, ठीक है। अगर आप उनको मारोगे, मैंने तो देखा है बच्चे टीचर को भी मार देते थे थप्पड़, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट फॉर ऑल है, ये एक प्रिंसिपल है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले तो रिस्पेक्ट मेंटेन करो अपनी और दूसरों को दो और आप भी लो रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। पहले तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको ये समझना होगा कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट द किंग और द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, नो, nobody is here to live alone, to rule alone, to do whatever he or she likes or dislikes. ऐसा नहीं होता है। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, लाइक सोशल नॉर्म्स, ठीक है। आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको कम्युनिटी के अनसेड रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, हमारे घरों में तो यही होता है, क्या होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, लेकिन यू फॉलो इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आपका इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हैं, हायर और लोअर, हर कोई काम कर रहा है, चाहे वो हायर पोस्ट पे है चाहे लोअर पोस्ट पे है, हर किसी को राइट टू डिग्निटी है, राइट टू रिस्पेक्ट है, राइट टू फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स है उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज में आप सिर्फ समाज नहीं चला रहे, और भी समाज के लोग हैं जो समाज को रन कर रहे हैं, और आपको इज्जत से बात करनी है। अगर न्यूज़पेपर वाला भी आ रहा है तो न्यूज़पेपर लेते हुए गुड मॉर्निंग, कैसा था आपका दिन, सबको इज्जत देना। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है उसे शो करें इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, थैंक यू करें इफ समवन इज गिविंग यू सर्विस इवन इफ पेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं ना, कहते हैं ना वन, ठीक है। कई बार ना कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि शब्दों की कम्युनिकेशन, कई बार कम्युनिकेशन होती है बॉडी लैंग्वेज, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है साइन लैंग्वेज या सिंबल्स यूज करना। वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों का इस्तेमाल करना। नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज। 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, विजुअल जिसमें हम साइंस या सिंबल्स यूज करते हैं, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, वर्बल शब्दों का इस्तेमाल करके, यूज ऑफ वर्ड या लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के वे से हम अपने आप को बताते हैं, अपने, कहते हैं ना एक इंसान अगर बाहर से देखने में सुंदर है, दैट डजंट मीन कि वो अंदर से भी सुंदर होगा। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग देखने में अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन जब बोलते हैं ना, करने का मन करता है, इतना गंदा माइंडसेट उनका शो होता है जब वो बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि दे शो देम एज ओवर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट, बट जब वो बोलते हैं ओहो ओ माय गॉड, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ऊंचा बोलने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर पावरफुल, यू हैव पावर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता। ऊंचा बोलने का मतलब है यू लैक्स एथिक्स, आपके पास एथिक्स नहीं है, आपके पास मैनर्स नहीं है। जो इंसान जितना शांत होता है उससे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी गहराई है, कितना वो इंटेलिजेंट है। एंड दैट हैपन्स। आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके देखिए, लोग जितने शांत होते हैं आपको पता चलता है दिस पर्सन इज सेंसिबल। उसकी ड्रेसिंग से भी पता चल जाती है, उसके शब्दों से भी पता चलता है। जब इंसान बोलता है ना तब पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो लोगों के शब्दों पे विश्वास इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, शब्दों से आपको पता चलता है कि सामने वाले के इंसान दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उसके शब्द देख रहे हैं, आप उसके एक्शंस को भी देखो। कम्युनिकेशन का मतलब वो भी है ना नॉन वर्बल, आप उसके एक्शंस देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो मैं थोड़ा आपको जनरल बता रही थी, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप सेंसिबल वर्ड्स का यूज करें कि जिसके शब्दों से ना दूसरे वाले को, ना सामने वाले को हर्ट हो और ना आपको गिल्ट फील हो कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है। गुस्से में कभी कुछ निकल जाता है, बट यू शुड अपोलोजाइज। कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज हैं। कम्युनिकेशन में अपॉलॉजी भी आती है, एप्रिसिएशन भी आता है, ग्रैटिट्यूड भी आता है, सब कुछ आता है। तो कम्युनिकेशन यूनाइट्स द वर्ल्ड एंड नेशंस। नेक्स्ट वन इज राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे पास राइट्स हैं, कितने राइट्स हैं? 7। हमारे पास कितनी ड्यूटीज हैं? हमें नहीं पता, हमें राइट्स ही पता है, हमें तो ड्यूटीज पता ही नहीं हमारी कितनी ड्यूटीज है, राइट। सो अगर आपको ड्यूटीज नहीं पता तो अपनी ड्यूटीज पढ़ो। राइट्स का मतलब होता है कि आपके पास क्या आपके हक में कानून है, लेकिन ड्यूटीज का मतलब ये है कि कानून सबके लिए है। और आपके हक में अगर राइट्स को क्या बोलेंगे यार, हिंदी में कानून तो नहीं बोलेंगे, उसे तो लॉ बोलेंगे। राइट्स को बोलते हैं कि हक, है ना, आपके हक क्या है, राइट।
आपके हक क्या है, राइट, दिस वन इज ए गुड वर्ड, हक। अगर आपके पास हक है ना, वो कहते हैं ना साडा हक इत्थे रख। तो अगर आपके पास हक है तो सामने वाले के पास भी हक है। अगर आपके पास इक्वालिटी का राइट है तो सामने वाले के पास भी इक्वालिटी का राइट है। तो आप उससे उसकी इक्वालिटी नहीं छीन सकते, आप उसे डिमीन नहीं कर सकते। अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर मानहानि का केस लग सकता है, बिकॉज आपकी कुछ ड्यूटीज होती है जो आपने फॉलो करनी है। फ्री एजुकेशन एक्ट का एक्ट है, ठीक है, राइट टू फ्री एजुकेशन, ये एक एक्ट है जो 2009 में आया था। दिस इज राइट है सबका कि 6 से 14 साल के बच्चे एजुकेशन फ्री ले सकते हैं। लेकिन एक ड्यूटी भी है कि एजुकेशन देने के लिए पेरेंट्स और गार्डियन की ड्यूटी है कि वो बच्चों को एडमिशन दिलवाए। आप बच्चों को खींच खींच के स्कूल थोड़ी ले जाओगे, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, बच्चे का मन ही नहीं लगेगा। इसलिए ड्यूटी किसकी है, पेरेंट्स और गार्डियन की, कि वो अपने बच्चे को स्कूल में एनरोल करवाएं, एडमिशन करवाएं उसकी, ताकि वह एजुकेशन ले। ठीक है, सो दीज आर द राइट्स एंड ड्यूटीज। एंड द नेक्स्ट वन इज नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए नेसेसिटी क्या चीज़ है। नेसेसिटी का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नेसेसिटी है अंडरस्टैंडिंग के लिए पीस। पीस कैन नॉट बी सेड टू बी कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, पीस ज़रूरी है, शांति। ठीक है, आपकी कॉपरेशन, अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे वर्ल्ड या ग्लोबल सोसाइटी में तो कैसे वो चलेगी। हर किसी को काम करना पड़ता है, हर किसी को कॉपरेट करना पड़ता है, कई बार एडजस्ट भी करना पड़ता है। सो दीज थिंग्स आर नेसेसिटीज। एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें हम नहीं छोड़ सकते। दीज आर नेसेसिटीज। और भी बहुत सारी नेसेसिटीज है, जैसे ऑनेस्टी मेंटेन करना, ट्रुथफुल रहना, ठीक है, दूसरों की मदद करना, सेल्फ अवेयरनेस होनी आपकी, ये भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है, अब आप ये क्रिएटिवली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल राउंड पार्टिसिपेशन। ऑल राउंड पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जैसे एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करना कि सबको एजुकेशन मिले, कॉपरेशन करना, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कभी कभी वॉर लग जाती है तो यूनेस्को पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं, तो दैट इज कॉपरेशन। वर्ल्ड जो इसमें पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्ट है, तो वो ये नहीं कह सकते मैंने नहीं जाना, अपने देश के लोगों को, आर्मी मैन को नहीं भेजना पड़ेगा। दिस इज कॉपरेशन। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन। आपको ये समझना पड़ेगा हर देश एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। हर कोई देश ये नहीं कह सकता, कोई भी देश दुनिया में ये नहीं कह सकता वी आर सेल्फ सफिशिएंट। नहीं, हमारे पास तेल की कमी है, हम कहाँ से मंगाते हैं, यूरोपियन नेशन या ये रशिया से, राइट, हम उनसे मंगवाते हैं, राइट। अगर हमारे पास गोल्ड की कमी हो जाती है, हम कहाँ से लेंगे, सऊदी अरेबिया से लेंगे। ठीक है, हमारे पास डिफेंस नहीं बनते इतने, ठीक है, बनते हैं, लेकिन इतनी हमारे पास डिफेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की या बनाने की क्षमता भी नहीं है। सो हम कहाँ से लेते हैं, यूएसए या रशिया से लेते हैं, राइट। सो कोई भी नेशन ये नहीं कह सकता कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, बहुत सारे देश हमारे से गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, ठीक है, हमसे अब ड्राई फ्रूट कहाँ से आता है, कश्मीर से आता है। अगर हम विद इन दी कंट्री भी देखें ना, तो कोई भी स्टेट खुद नहीं कह सकता वी आर सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स ऑफ द नेशन, बहुत सारी स्टेट्स ऑफ इंडियन नेशन, हम एज पंजाब स्टेट गेहूं और चावल देते हैं बाकी स्टेट्स को। ठीक है, अब जम्मू जैसे हिमाचल जैसे स्टेट्स में से हम क्या लेते हैं, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जहाँ से हम कुछ ना कुछ लेते हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज मैनकाइंड्स कॉमन हेरिटेज। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सबकी एट द ग्लोबल लेवल हेरिटेज सेम ही है। ह्यूमन एवोल्यूशन एक ही तरह की है। ये नहीं कह सकते वहाँ के बंदर थे, यहाँ पे शेर थे, यहाँ पे चीता था, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे के इंसान बन गए, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना। हम सबकी जो एवोल्यूशन है या हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन है वो सेम थी, कॉमन थी। ठीक है, चाहे हम अलग अलग देश या कंट्रीज में रहते हैं या स्टेट्स में रहते हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री तो सेम है ना। एज ह्यूमंस वी आर नॉट एलियंस, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम कहते हैं ना ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मैं कहती हूँ गलत है। ह्यूमन शुड बी अ सोशल बीइंग। एनिमल और बीइंग में बहुत फर्क होता है। ठीक है, जानवर नहीं बनना। यू आर हेयर टू डू गुड कर्मास, सो यू शुड फोकस ऑन गुड कर्मास। द नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर समाज में रह रहे हैं, अगर आप दुनिया का हिस्सा हैं, देश का हिस्सा हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ, मैंने अपने लिए, नो। इफ यू आर अर्निंग यू शुड पे टैक्स। आपको ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए। हर इंसान को जो कमा रहा है अपनी
आमदनी से टैक्स पे करना चाहिए ऑनेस्टली। कुछ पैसा, कहते हैं ना पंजाबियों में तो कहते हैं कि 10वां हिस्सा दान पुण्य करना चाहिए। तो 10% ऑफ योर अर्निंग शुड बी गिवन फॉर दी सोशल सर्विसेज। फिर आप कुछ लोगों की मदद करें, चाहे वो हेल्थ वे में आप लोगों को दवाइयाँ दें, ओल्ड एज होम में जाके कुछ बांट दे, डोनेट कर दे, बच्चों को कपड़े दें। सर्दियों में तो ये बहुत चलता है कि खेस वगैरह देना है ना। सो हेल्थ सोशल एटीट्यूड। अब आपका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी बनता है कि आप हेल्थ पर फोकस करें, ना कि सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी। ऐसे कोई स्टेप्स ना लें जिसकी आपकी वजह से दूसरों की हेल्थ खराब हो या सोसाइटी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही हिल जाए पूरा। फॉर एग्जाम्पल कोविड हुआ था, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना। जिन्होंने नहीं करा उन्होंने फैलाया है, और आपके जाने से ना जाने कितने लोगों की डेथ हो गई होगी। तो जरा आप सोचिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद को बचाना ताकि दूसरे भी बचे रहें, राइट। सो नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब एजुकेशन की जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की, सबसे पहले तो बात करते हैं एक मिनट। सो व्हाट वी वर डूइंग, आई गेस फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो पहले तो ये समझना रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रेस। रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रेस का क्या मतलब है। अब पीई जेम्स की ये डेफिनेशन है, और वो कहते हैं इट मस्ट ड्रॉन अपॉन ऑल द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज एंड ऑल द वर्ल्ड्स पीपल मस्ट शेयर इट्स बेनिफिट। अब इसका मतलब ये है कि आप जो ह्यूमन रेस है, ठीक है, हम सब बड़े ही क्लोजली नेट है। क्लोजली नेट मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे जो रिलेशंस हैं वो इंटीमेट भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है ताकि हम सब सर्वाइव कर पाएँ। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थी ना, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये कौन सी नीड थी, सेकंड नीड। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल, खाना और पानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी नीड, सॉरी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी नीड आती है, सेफ्टी नीड। थर्ड वन इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब आप जब खुद को दूसरे के साथ जोड़ते हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपके पास आती है, जैसे फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, या इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो पीई जेम्स कहते हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो वर्ल्ड का ना रिसोर्स है। रिलेशनशिप ये वर्ल्ड के रिसोर्स है, और आपको ये समझना होगा दैट ऑल ह्यूमन रेस का मतलब इंडियन, ये जो हम बोलते हैं ना, वी आर इंडियन, वी आर यूरोपियन, वी आर अमेरिकन, ये जितने भी हम ह्यूमन हैं डिफरेंट टाइप्स के, हम सबको समझना होगा दैट वी ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स एंड वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड वी नीड टू लिव टुगेदर फॉर दी सर्वाइवल, ठीक है। और ये एजुकेशन ही हमें बताता है। नेक्स्ट वन इज टू एजुकेट फॉर डेमोक्रेटिक आइडियल्स। और डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्या होते हैं। अब जब हम बोलते हैं कि वर्ल्ड सोसाइटी, वन स्टेट, जब हम ये चीज़ें बोलते हैं ना, तो हमें पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन की। ये एजुकेशन ही हमें सिखाता है, बिकॉज एजुकेशन की वजह से ना बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम इनकलकेट करते हैं। जैसे बच्चे को बताना कि वी शुड वोट, फिर बच्चे को बताना ओके इक्वालिटी इज समथिंग दैट वी शुड नॉट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, हमें इक्वालिटी प्रमोट करनी चाहिए, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने देश के लिए लॉयल और नेशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म हमें डेवलप करवानी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज डेमोक्रेटिक आइडियल्स। टू एजुकेट फॉर ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। अब ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैनकाइंड जो है ना, वो ह्यूमन जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। जैसे एनिमल एक्सटिंक्ट होते हैं ना, खत्म होते हैं, वैसे ही ह्यूमन सर्वाइवल भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, और हमें पता है, और फिर से सतयुग आएगा और फिर से नया जन्म होगा इस धरती का, ठीक है। तो ये समझा जाता है। अब ऐसे हम एक डेफिनेशन देते हैं, और वो उसमें लिखा हुआ है, फॉर एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच रिफ्यूजेस टू कंसर्न इटसेल्फ विद द वर्ल्ड पीस इज शटिंग आइज टू द स्टार्क फैक्ट दैट इफ वर्ल्ड पीस इज नॉट मेंटेन्ड देयर मस्ट कम अ टाइम वेयर देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू एजुकेट। अब हमें ये बताना होगा अपने समाज के बच्चों को कि वर्ल्ड पीस कितना ज़रूरी है। ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब यही है ना, कि ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, लोग जीवित रहें, जिंदा रहें, खुश रहें आपस में। अब ये कैसे होगा, जब हमारे देश में पीस होगा, दुनिया में पीस होगा। और ये लिखा हुआ है कि अगर पीस नहीं हुआ, इफ पीपल विल बी शटिंग देयर आईज टू द स्टार्क फैक्ट, ठीक है, तब ये
अगर पीस ना हुआ तो इंसान भी नहीं रहेगा, वॉर चलती जाएंगी और इंसान खत्म हो जाएगा, तो देयर विल बी नो वन टू एजुकेट। तो हमें एजुकेशन बताती है कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ राइट, ठीक है, रेसिज्म नहीं होनी चाहिए। रेसिज्म मतलब स्किन कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना, उसे हम कहते हैं रेसिज्म। इक्वालिटी ऑफ राइट्स होनी चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमें काम करना चाहिए, पीस के लिए काम करना चाहिए। ये होती है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज बच्चे को बताना कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन कैसे करना है। अब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को एजुकेशन के थ्रू कैसे बांटना है, ठीक है। सबसे पहले तो हो गया करिकुलम। अब करिकुलम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि बच्चे को अर्थ के बारे में बताना कि अर्थ इज स्फीयर, ठीक है। फिर उसमें बहुत तरह के नेशंस हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड दीज मैनी ओशंस, ठीक है। ये बताना चाहिए उसे, देश और दुनिया के बारे में बताना चाहिए ताकि वो जाने कि आप दुनिया में एक छोटा सा अंश है, ठीक है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। फिर बच्चे को बताना कि लोग कैसे होते हैं, कल्चर, देयर आर डिफरेंट कल्चर, ठीक है, बच्चे को कल्चर के बारे में बताना। फिर ये बताना बच्चे को कि हमारे देश ने इंडिपेंडेंस कैसे ली। जब बच्चा देश से जुड़ेगा तभी बच्चा दुनिया के लेवल पर भी जुड़ेगा। पहले देश के बारे में बताना, बहुत सारी चीज़ें देश के बारे में बताना। फिर रिलीजन के बारे में बताना कि धर्मों के बारे में बच्चे को जागृत कराना, ठीक है, जागरूक करना। फिर बच्चे को ये बताना कि हाँ जी, ये कुछ क्वालिटीज़ या वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी की जो आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आप पेशेंट होने चाहिए, ठीक है, आपके पास पेशेंस लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी ट्रुथफुल, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप वोट करो टाइम पे, ठीक है, व्हेन यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोट करा करें, भागे ना, छुट्टी ना ले वोट वाले दिन, ठीक है। ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चे में डालनी चाहिए। और स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे अपने आप कॉम्पिटेंट साबित कर सके। स्किल कैसे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स की बात तो कोई करता ही नहीं है। सॉफ्ट स्किल जैसे लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल जैसे बच्चे में अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल जैसे बच्चे की टोन कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, बोलना कैसी है, ठीक है, ग्रीटिंग कैसे करनी है। तो दीज आर सॉफ्ट स्किल्स और बच्चे में अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टीचर का रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको शॉर्ट में स्पेशल आ सकता है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले तो फेथ इन वर्ल्ड सोसाइटी, पहले तो टीचर को ही फेथ होना चाहिए वर्ल्ड सोसाइटी के बीच में। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि टीचर को पहले पता होना चाहिए इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, वर्ल्ड सोसाइटी क्या होती है, तभी तो वो बच्चे को इंटरनेशनल स्पिरिट डाल पाएगा। अगर टीचर को ही ये चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कि टीचर कभी बच्चे को ये समझा पाएगा। इफ़ टीचर इज नॉट इनफ एजुकेटेड अबाउट इट, बच्चे को कुछ नहीं पता होएगा, ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर बच्चा नहीं अच्छा कर पा रहा है सब्जेक्ट में, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ टीचर। वाई? बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरी जो मैथ्स की मैम थी वो बहुत मारा करती थी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी मुझे मैथ्स से डर लगता है। तो ऐसे टीचर्स नहीं होने चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसे टीचर्स होने चाहिए। और ये बात कब की है? ये बात है मेरी 6th 7th क्लास की बात है, जब मेरे मैथ्स के टीचर 6th में भी हुई थी, 7th में भी हुई थी। ओह माय गॉड, दैट वाज लाइक हॉरिबल टाइम पीरियड फॉर मी, ठीक है। सिर्फ वो टीचर ये नहीं देखते कि बच्चे के बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसमें क्यों नहीं आ रहे। टीचर सिर्फ ये देखते हैं मेरे सब्जेक्ट में नहीं आ रहे, मारो। दैट इज समथिंग वेरी शेमफुल। और वो टीचर से आज भी मुझे घृणा आती है, मुझे उसका नाम भी याद है, बट आई डोंट एट ऑल लाइक दैट टीचर। बच्चे के दिल से बद्दुआ ही निकलती है फिर ऐसे टीचर के लिए, राइट। सो ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। पहले तो टीचर को बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, बट टीचर को बड़ा नॉलेजेबल मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टीचर को सब कुछ नहीं आता, वो आप पढ़ लोगे, लेकिन टीचर अच्छा होना चाहिए, बच्चे को समझे, बच्चे को अच्छे से। वो कहते हैं ना कि बच्चा टीचर को कई बार बच्चे के लेवल पे आना पड़ता है। तो वही बात है कि अगर टीचर को वर्ल्ड सोसाइटी में फेथ है ना, इंटरनेशनलिज्म पता है, तो वो बच्चे को सिखा पाएगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव टीचिंग। टीचर की टीचिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिविक्स, हिस्ट्री और सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट से ना बच्चे डरते हैं, तो बच्चे को अब ये सब्जेक्ट तो बड़े इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे के लिए ये टीचर सब्जेक्ट के ना जो ओखे सब्जेक्ट होते हैं, जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, ये टीचर्स को बड़ा ही प्यार से सब बच्चे को समझाना चाहिए, और अपनी टीचिंग को इतना क्रिएटिव, इतना इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि बच्चा कोई कंसेप्ट को भूले ना। नेक्स्ट वन इज कंडीशनिंग ऑफ पीपल्स माइंड फॉर इंटरनेशनल स्पिरिट। बच्चे की कंडीशनिंग इस तरह कर दो कि वो हर बार इंटरनेशनल लेवल पे सोचे, ठीक है। कहते हैं ना, वॉर बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन, सो द टीचर शुड बी मोर कनेक्टेड विद द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स बॉडी। अब ये कहा जाता है
कि वॉर जो होती है वो पहले दिमाग से शुरू होती है। तो टीचर को सबसे पहले बच्चों का मेंटल लेवल, मेंटल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बनाना है और इतना क्लियर बनाना है कि बच्चे के अंदर कैसी वैल्यूज हो, अच्छी वैल्यूज हो, पेशेंस हो, बच्चे में डिसीजन मेकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, जो देश और दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि नुकसानदायक। नेक्स्ट वन इज इनकरेजिंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज। इंटरनेशनल एक्टिविटीज कैसी, जैसे कि कल्चरल एक्सचेंज, ये मैंने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होते हैं, ठीक है। इंकरेजिंग इंटरनेशनल एक्टिविटीज जैसे कि पेन फ्रेंड्स बनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना इंटरनेशनल डेज, ठीक है, ऑनलाइन आपका कुछ नेटवर्क बनाना बच्चों का, ठीक है, कोई ऐसा ब्रिटिश क्या कहते हैं उसको, कैम्ब्रिज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना ताकि बच्चे इंटरनेशनली स्टूडेंट्स के साथ जुड़े। तो आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एजुकेटिंग एडल्ट सोसाइटी। ये किसने कहा है कि बच्चों को ये एजुकेशन देनी है, एजुकेशन तो सबके लिए होती है, तो एक ऐसी एजुकेशन भी शुरू करना है जिसमें एडल्ट को एजुकेशन मिले, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि बच्चों को एक तो एडल्ट सोसाइटी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना कि एडल्ट सोसाइटी कैसे होती है और आपने एज एन एडल्ट कैसे रहना है। दूसरा, एडल्ट्स को ये समझाना है कि आपको सोसाइटी में कैसा एक प्रोडक्टिव पार्ट बनना है। यू आर गेटिंग ओल्ड, दैट डजंट मीन यू आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज यंगस्टर्स आर वॉचिंग यू एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हिज और हर रोल इन एक्सचेंज प्रोग्राम। अब इसका मतलब ये है कि वही जो मैंने आपको बताया, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करने, बच्चों को कहीं घूमने लेके जाना, इंटरनेशनल ट्रिप पर लेके जाना, ठीक है, बच्चे को ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड बनाना है। इंटीग्रेटेड मतलब जो हर चीज के बारे में जानता हो, आर्ट और साइंस के बारे में बताना। बच्चे को आर्ट का बच्चा है तो उसे साइंस से डेविएट नहीं करना। आईसीएसई बोर्ड की ये बड़ी अच्छी बात है कि 10th क्लास और 12th क्लास की स्ट्रीम्स में ना उन्होंने ह्यूमैनिटीज और साइंस को जोड़ दिया है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस को जोड़ दिया। बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो ले सकता है इन द गिवन कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर साइंस का बच्चा साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, अगर आर्ट का बच्चा कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है या साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया ऑप्शंस की तरह बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज प्रोग्राम, वही कल्चरल एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाना, बच्चों की वर्कशॉप्स लगवाना या इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन को बुलाना और बच्चे को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना जहाँ वो स्कूल के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो कंक्लूजन में यही कहूँगी, ठीक है, तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में टीचर का बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और टीचर को अपने रोल को समझना चाहिए और बच्चे को बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए। पहले तो टीचर बहुत एजुकेटेड और मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट हो, और नहीं भी है तो साथ साथ सीखता रहे, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहे। टीचर को एक कहते हैं ना गुरु होना चाहिए। गुरु जब हम वर्ड बोलते हैं तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। गुरु मीन्स परफेक्ट करेक्टर, आपको परफेक्ट होना चाहिए एक टीचर को। एक टीचर को परफेक्शनिज्म की तलाश तो होनी चाहिए, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्शनिज्म के लिए लगातार काम करना और अपने आप को बेटर इंडिविजुअल बनाना, बेटर पर्सनैलिटी बनाना इज व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड पावरफुल सिटीजन ऑफ द नेशन एंड इन द ग्लोबल सोसाइटी। सो विद दिस वी आर डन विद टॉपिक एंड आई होप आपको समझ में आया हो। बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश करी है। वीडियोस को बिंज वॉच कर लो, जितनी भी सारी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट गिवन है आपको। एंड स्क्रीन पे भी एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, वो आप देख सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड यू आर डन विद द टॉपिक सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन बीएड सेकंड सेमेस्टर, टॉपिक डन एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर स्टेइंग दिस लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज देखिए 4:30 बज गए अब सुबह के, और मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ रात को बिकॉज इसी टाइम शांति होती है, वरना सारा दिन तो हो हल्ला होता रहता है, ठीक है, कभी ट्रैफिक कभी कुछ कभी कुछ। तो यही टाइम होता है जब मैं वीडियोस शांति से बना सकती हूँ। और कुछ बच्चे कह रहे थे नॉइस का कुछ इशू आता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा बट हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरी एफर्ट दिखते हैं, अगर लगता है मैं बहुत थकी हुई हूँ बट आई नो आई हैव टू बी एनर्जेटिक ताकि आपको समझ में आए, तो आप बस सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज इसी से ही कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। बिकॉज मैं देखती हूँ ना, जब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं तो मुझे थोड़ा दुख होता है और मुझे लगता है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ, लेकिन मैं सच्ची में बहुत मेहनत कर रही हूँ और आपके लिए। एंड आई फील कि आपको अगर मुझे अप्रिशिएट करना है, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग टू हेल्प यू फर्दर। थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी इंटर्नशिप है तो उसके लिए लेसन प्लान आई विल बी अपलोडिंग टाइमली। और टिल देन आई नो यू हैव योर एग्जामिनेशन, आप अच्छे से पढ़ें और आप बहुत अच्छे मार्क्स लें और आप एग्ज़ाम के बाद मुझे आके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया। सो विद दिस वी आर डन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक्स in the next semester as well, and stay connected, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइमली वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। एंड see you soon in the next video. Till then, take care everybody, work hard, study hard, and I know you all will be doing great. Thank you so much.